ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया के में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि कंपनी अब खुद को भारत में रजिस्टर कराना चाहती है और जल्द ही भारत से इसके फंक्शन शुरू हो सकते हैं, बशर्ते कि अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत में हो गया तो। हमारे साथ स्पीक एशिया के कुछ पैनलिस्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं शशांक अरोड़ा, हमारे साथ मुंबई से हैं सऊद अहमद सिद्दीकी साहब, और साथ साथ अहमदाबाद से भी हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं स्पीक एशिया के। साथ साथ हैदराबाद से हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले शशांक आपके पास आना चाहूँगा, जब से ये खबर आई है क्या कुछ माहौल यहाँ पर बदला हुआ लग रहा है? क्या कंपनी में आप लोग का भरोसा दोबारा वापस लौटा है? किस तरीके की इस वक्त आप लोग को इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से मिल रही है? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहले भी थी और अभी भी है, वही बरकरार है कंपनी की तरफ से कि स्पीक एशिया कैसे भी करके इस मैटर को हैंडल करेगी और किसी भी पैनलिस्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और कंपनी कंटिन्यू करेगी। यही इन्फॉर्मेशन पहले भी थी और यही इन्फॉर्मेशन अभी भी है जी। और ख़ासतौर से क्या जिस तरीके से आप लोग के पैसे ब्लॉक थे और जो पुराने पैसे इस बीच में जो आपके सर्वे हो रहे, वो पैसे के बारे में कंपनी ने कुछ बताया आपको? क्या किस तरीके से आपको उसकी डिलीवरी होगी, कैसे मिलेगा? जिन लोगों ने कैश रिक्वेस्ट प्लेस किया था रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट, और सबके रिवॉर्ड पॉइंट उनके अकाउंट में वापस आए हैं, जो कि आगे फर्दर वो दोबारा कैश रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। इसी मंथ के अंदर वो भी चीज़ कंपनी स्टार्ट कर रही है और जो फ्रीज़ सिंगापुर बैंक में लगा था वो फ्रीज़ हट गया है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद दोबारा से सब चीज़ कैश रिक्वेस्ट कंपनी लेना शुरू कर देगी जी। और हमारे साथ मुंबई से भी कुछ पैनलिस्ट बने हुए, सऊद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं मुंबई से। सिद्दीकी साहब, क्या जिस तरीके से अब ये खबरें आ रही हैं उसके बाद कुछ कंपनी के ऊपर आपका भरोसा वापस लौटा है या अभी भी कुछ डाउट्स बने हुए हैं? सर, मेरा कंपनी से भरोसा कभी हटा ही नहीं और टूटा ही नहीं, और मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इतनी ईमानदार कंपनी और इतनी ईमानदारी से पेमेंट देने वाली कंपनी, मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत से कारोबार किए हैं। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं मूवीज़ में भी काम कर चुका हूँ, फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग सब कर चुका हूँ, लेकिन जितना रेगुलर पेमेंट और जितना अच्छा पेमेंट मुझे इस बिज़नेस से मिला है किसी भी बिज़नेस से नहीं मिला। तो मैं एक सेकंड के लिए भी ना मेरा कभी भरोसा टूटा है इस कंपनी से और ना ही टूटेगा, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा पैसा, जैसा भी शशांक साहब ने बताया कि ये आ जाएगा, तो मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी पॉकेट में है और जैसे ही जो रेगुलराइज हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया, और हमारा पैसा हमें जो बाकी बैलेंस है, भरोसा जो स्पीक एशिया के पैनलिस्ट हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भरोसा अभी तक कंपनी पर बरकरार है। हमारे साथ जाने वाले कॉर्पोरेट लॉयर साईं चंद्रवर्धन साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रवर्धन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर किसी कंपनी के खिलाफ पहले से इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, वित्त मंत्रालय खुद पर्सनली अपनी निगरानी में कंपनी के बारे में जांच पड़ताल की कोशिश कर रहा है और साथ साथ कंपनी के अगेंस्ट कुछ एक FIR भी अलग अलग शहरों में दर्ज है, इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए कि क्या इतना आसान होगा कंपनी के लिए ROC से अप्रूवल ले पाना और जो अलग अलग दूसरे एजेंसीज़ हैं उनसे इसको अप्रूवल मिल पाना, FIPB की भी अप्रूवल की इसमें ज़रूरत है, क्या वो संभव हो पाएगा? There are checks and balances which are available in law for giving registrations to companies like this. I'm not in any way being judgmental here, but then there are investigations happening in respect of the affairs of the company. And when the investigations are happening in respect of the company, to get it registered and to get the necessary clearances for foreign exchange and for payments to be done is a little tricky. It might not be possible if the red flags have been raised and if the proper alerts have been given. Keeping that in view, there may be delays in looking at the company's registration and looking at the company's approvals that the companies might be wanting to get. For example, if the Ministry of Corporate Affairs is investigating into the company, if it is looking at how to address looking at what about the FIRs that have been lodged in the different cities against the company, then first there has to be an alert to people that this is under investigation and this is something that they must be warned about. People who are investing, investors, etc. and so forth. Not for any other reason than as a measure of due diligence.
Secondly, there have to be alerts given to respective agencies which are responsible for giving permissions and for giving sanctions, saying that until the investigations are over, it is not advisable to give registrations, etc., and so forth for the company, because it's better to be safe than sorry. If these steps have been taken, if this due diligence has been conducted before registration happens, and if the investigation is either in favor or against the company, subsequent to that, if registrations are granted, then it is much more safer for everybody involved here. But if these are not closed and registrations are granted at a later point of time, if the investigation turns against the company, there may be further damage, there may be further loss that has occurred as a result of hasty decisions that have been taken. Here is again there is a point. The ongoing investigation is against the company which is registered in Singapore, not in India. If the company is getting itself registered in India as a separate entity, as a altogether different name, then also the existing investigation, be it the FIR, be it the investigation of the agencies or the ministries, be implemented on this company as well, on that new company as well. As a corollary, yes, as a concomitant fact to the existing investigation that is going on. Now, for example, it's very difficult. I'll give you an example here. In 6 months' time, Ramalinga Raju was, I think, able to make more than about 200 companies and register them and incorporate them in India. 600 companies, 200 companies to 300 companies, and this is an amazing fact. This is one of those amazing facts that you can put up in your in any information platform that you have. That is the kind of due diligence that is conducted here when registering a company. So, if a person has nothing more than a DIN, which is a director identification number, and a digital signature, two people can then be made to register a company in India in any name that they choose, and subsequently the true owners of the company can move in by way of the necessary requirements under the law, in terms of introducing them, in terms of bringing them on board as directors and bringing them on board as shareholders. So, and then subsequently everything will be hunky-dory. Now, it is important that at the first instance this is recognized, this is flagged, and this is stopped. But Mr. Chandravardhan, again there is one more question. There is one more question which I would like to bring in your notice. This kind of model this company has is like the pyramid marketing, or you can call it multi-level marketing, and such kind of models are totally banned in the European countries, and there are other countries as well. Do you think now is the time that we should also take some kind of step, and or why those countries ban such kind of models? लता चंद्रवर्धन साहब से हमारा संपर्क टूट गया, इनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्पीक एशिया के तमाम पैनलिस्ट इस वक्त बने हुए। शशांक, आपने सुना जिस तरीके से साईं चंद्रवर्धन साहब ने बताया, जाने माने देश के कॉर्पोरेट लॉयर हैं, कि कहीं ना कहीं कंपनी के खिलाफ जो इंक्वायरीज चल रही हैं, जो जांच चल रही, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में लगता है कि भारत में जो बिज़नेस करने का, भारत में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का और दोबारा बिज़नेस को रिज्यूम करने का जो सपना देख रही कंपनी, वो कहीं ना कहीं अभी बड़ी मुश्किलों में है। शशांक, कंप्लेंट्स किस तरह की हैं? जैसा मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा था कि उसमें कहा गया था कि स्पीक एशिया से पैसे निकलवाइए और हमें बताइए, इस टाइप का कुछ न्यूज़ था, मैंने किसी चैनल पे देखा था। तो कुछ लोगों ने ज़रूर कंप्लेंट डाला होगा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, बट जबकि सबको पता था कि बैंक का कुछ प्रॉब्लम है, अभी कंपनी पे आउट नहीं दे सकती है, और जितने भी ये कंप्लेंट्स हैं ये सब हट जाएंगे जब, जैसे मैंने बताया कि फ़ीस हट गया है सिंगापुर बैंक से, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद पे आउट्स भी आ जाएंगे सारे पैनलिस्ट के, तो उसके बाद वो कंप्लेंट्स कहीं नहीं रहेंगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपनी के लिए अब मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अब बहुत आसान हो चुका है। जी चलिए, अभी आपका भरोसा बना हो यकीनन। साईं चंद्रवर्धन साहब से दोबारा हमारा संपर्क हो गया। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में चंद्रवर्धन साहब आपसे जानना चाहूँगा, आमतौर पर एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन में 8 से 10 दिन का 10 वर्किंग डे का टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस कंपनी के साथ है, आपको लगता है कि ये और बहुत एक लंबा टाइम लेगा भारत पे कम से कम रजिस्ट्रेशन कराने में इस कंपनी को?
नहीं, ऐसे नहीं है. What happens here is, if there is no flagging of an alert against registering this company, it will take the same 8 to 10 days. If the Ministry of Company Affairs has been flagged and the online registration process has been stalled as far as this company is concerned, then they cannot get registered. Okay. It is either this or that. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जसवंत साहब. वक्त थोड़ा सा कम है. बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे साथ बांटने के लिए. यानी कहीं ना कहीं अगर किसी ने वो रेड फ्लैग दिखाया तो किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो, आरबीआई की तरफ से हो या फिर किसी और मंत्रालय की तरफ से या किसी भी एजेंसी की तरफ से होता है, तो यकीनन कंपनी को भारत में व्यापार दोबारा शुरू करने में एक बड़ी मुश्किल जरूर होगी. लेकिन फिर भी निवेशक जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया अब तक उनका भरोसा इस पर बरकरार है. ये अपने आप में बड़ी बात यहाँ पर ज़रूर है. फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही. नमस्कार.